सो हेलो स्टूडेंट्स, हम अब सेकेंड पार्ट देखेंगे इसका, रिवेंज और रीजन और कॉसेस देखेंगे इसके, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था वॉर में, क्या 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 रीजन रहे थे। हमारा चैप्टर क्या था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके कॉजेस और रीजंस आज हम यहाँ पर कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके रीजन और कॉजेज यहाँ पर हम देखेंगे, इवेंट्स भी देखेंगे और पूरी स्टोरी देखेंगे कि स्टोरी कैसे चल रही है, कैसे क्या हुआ, कैसे वॉर स्टार्ट हो गई। तो पहला आपका है क्या, मिलिट्री कॉजेज, ठीक है। पहला क्या है आपका, मिलिट्री कॉजेज। तो मिलिट्री कॉजेज में क्या क्या आता है आपका, ये यहाँ पर आपका क्या आता है कि मिलिट्री में ऐसा कुछ हुआ होगा डेफिनेटली जो वॉर को, इंडियन सोल्जर्स को वॉर करने के लिए प्रोवोक कर दिया। तो कैसे क्या हुआ, सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट to change the attitude of Indian soldier toward the company, ठीक है। कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने क्या किया कि उनका जो भी बिहेवियर था सोल्जर्स का, आर्मी जो थी उसका बिहेवियर चेंज किया टुवर्ड्स ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अभी तक तो वो सर्व कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ मिलिट्री वाले में कि भाई आप लड़ाई पे उतर आए हैं कि नहीं नहीं हम नहीं सपोर्ट करें, अब हमें लड़ाई करनी है, ठीक है। तो आप फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट में क्या है, द इंडियन ब्रिटिश सोल्जर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। मतलब कि क्या हो रहा था कि जो इंडियन और ब्रिटिश जो थे, ठीक है, वो आपके दोनों ही लोग थे फोर्स में, कुछ रेशियो ब्रिटिशर्स का था, कुछ रेशियो आर्मी में इंडियंस का था। तो जो ब्रिटिशर्स और इंडियंस का रेशियो था उसमें इक्वली नहीं लिया जा रहा था। इक्वली ना लिए जाने का मतलब क्या हुआ, कुछ बायस्ड होंगे। बायस्ड का मतलब क्या हुआ, बायस्ड का मतलब हो कि भाई उनको सैलरी कम मिल रही होगी, उनका जो प्रमोशन हो रहा था वो कम मिल रहा होगा, उनको जो राशन मिल रहा होगा, जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल रही होंगी, पेंशन हो रही होगी, वो सब कुछ उनको कम मिल रहा है। और किनके कंपैरिजन में, ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में। तो आर्मी में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया इस बात का कि भाई वो ट्रीट जो कर रहे हैं वो इक्वली नहीं कर रहे हैं। और जबकि हो क्या रहा था कि ड्यूटीज जो थी ना वो ब्रिटिशर्स और इंडियंस दोनों आर्मी सेम कर रही थी, बट स्टिल क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स का चल रहा था एम्पायर, तो हम अपने लोगों को ही सपोर्ट करेंगे। रेसिज्म इज ऑलवेज देयर ना इन दैट सेंचुरी, तो इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब मिलिट्री में और भी चीजें हुई, वो क्या क्या हुई वो हम देखते हैं। एक ये चीज थी कि सूबेदार की पोजीशन, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको सिर्फ सूबेदार की पोजीशन तक ही दिया जाता था। सूबेदार के बाद कोई पोजीशन उनको होल्ड नहीं करी जाती थी, उनकी हाईएस्ट जो पोजीशन है वो बस सूबेदार तक है। वही मैंने जो आपको बताया कि प्रमोशन जो है उनको मिल ही नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं वो बेचारे। तो भाई इसलिए वो आएंगे ही लड़ाई करने के लिए, उनका दिमाग तो खराब होगा ना, क्योंकि उनको भी तो पैसा चाहिए, वो भी तब जब काम पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या था यहाँ पर, कुछ ऐसा एक एक्ट ला दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इसको रट लीजिएगा, ये जो एक्ट है ना, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, इस एक्ट में क्या कहा गया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस एक्ट में इन्होंने क्या बोला कि अब हम जो भी कभी भी आपको जिस भी देश में भेजेंगे, चाहे वो 7 समंदर पार ही क्यों ना हो, आपको जाना पड़ेगा सर्विस देने, अपनी फैमिली, अपना घर, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। ये उन्होंने बोल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आपके बोल देने से थोड़ी ना सब कुछ एग्री हो जाएगा, आपने बोल दिया, ये तो मतलब एक तरीके का क्या हुआ, ये तो तानाशाही हो गई ना। तो अब उसके अंडर यहां पर लोग परेशान हो गए। और एक और फैक्ट यहां पर आया, ओवरसीज वाला, ये देखिए, ओवरसीज ऑन ड्यूटी, दे सेंड सोल्जर्स कुड बी टू ओवरसीज ऑन ड्यूटी। इंडियंस में, हिंदू धर्म में ये मान्यता थी कि अगर आप 7 समंदर पार कर लेते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब आपका जो भी रिलीजियस बिलीफ है वो टूट जाएगा। इसलिए हिंदू बहुत ज्यादा परेशान हो गए इस एक्ट से, बात समझ रहे हैं। तो ये ओवरसीज वाली जो स्टोरी है ना, उसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो ये किसमें थी, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में ओवरसीज वाली स्टोरी थी, जिसमें क्या था कि 7 समंदर पार भी अगर भेज रहे हैं, दैट मीन्स किसी भी कंट्री में भी भेज रहे हैं, तो भी क्या हो रहा था कि भाई उनका जो रिलीजियस बिलीफ था वो टूट रहा था, और ऊपर से उनकी फैमिली से आप दूर भेज रहे हो, पैसे वैसे आप वैसे ही नहीं दे रहे हो, तो सारा क्या हो गया, ये सब मिलिट्री कॉजेज हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ था, उसके अलावा हो रहा था ये कि जो इंडियन सोल्जर्स विच वॉज मच हायर देन द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स विच गेव करेज टू देम टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्या हुआ कि जो रेशियो था ब्रिटिशर्स और इंडियन का आर्मी में,
इंडियन जो सोल्जर्स थे वो ज्यादा थे, समझ रहे हैं? तो ब्रिटिशर्स वाली जो सोल्जर्स थे वो कम थे और इंडियन सोल्जर्स ज्यादा थे। इसलिए इंडियन सोल्जर्स एकदम बगावत पे आ गए कि भाई ये हमारे साथ इतना गलत कर रहे हैं और हम ज्यादा हैं यहाँ पर। तो एक मेजॉरिटी आ गई। जब मेजॉरिटी आ गई सोल्जर्स की तो देवर लाइक कि चलो लेट्स फाइट अगेंस्ट देम, करते हैं फाइट अब कैसे भी करके, ठीक है। तो फिर ऐसा था कि भाई हायर नंबर था उनका, इसलिए मेजॉरिटी भी आई, स्ट्रेंथ आई कि हम लड़ाई करेंगे, ठीक है। पावर मिलता है ना जब ज्यादा लोग होते हैं, कॉमन सी बात है वो तो, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ था, उसके अलावा देखिए क्या हुआ था। अदर देन दैट व्हाट हैपेंस कि इंडियंस जो थे वो सोचते थे ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे माई बाप हैं। कॉन्सेप्ट क्या था, माई बाप का था। जो ब्रिटिशर्स है वो क्या है, हमारे माई बाप के कॉन्सेप्ट में आते थे। तो फिर यहां पर क्या हुई कि फर्स्ट अफगान वॉर हो गई 1838 टू 42 में। उसमें क्या हो गया, उसमें इंडियन सोल्जर्स को ऐसी फीलिंग आ गई कि भाई माई बाप आई बाप नहीं है ये लोग हार रहे हैं अफगान से, तो ये भी कमजोर हैं, मतलब दे आर ऑल्सो वीक, सो वी कैन फाइट अगेंस्ट देम। अगर हमें उनकी चीजें या उनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं लग रही हैं तो वी कैन फाइट अगेंस्ट देम, ठीक है। और ऐसा ये जो हम मान के चल रहे ना दे आर वेरी स्ट्रांग ये वो, तो वो वहां पे क्या हुआ, फर्स्ट अफगान वॉर में उनको ये फीलिंग आ गई कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ब्रिटिश वाली जो आर्मी है वो भी थोड़ी सी ऐसी सी है, ठीक है, तो हम लड़ सकते हैं। तो ये भी एक रीजन हो गया, ठीक है इसका। चलिए नेक्स्ट रीजन क्या था, नेक्स्ट था आपका सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके कुछ एनेक्डोट है वो मैं बताऊंगी आपको, बहुत मजा आएगी। तो ये है आपका सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। इसमें क्या हुआ, तो भाई ब्रिटिशर्स हैं, एक तो ये मूव करना बंद कर देता है मुझसे पता नहीं कैसे, तो ये है आपका सोशल एंड इट्स मूविंग नाउ। तो सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस देखते हैं, उसमें क्या है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट्स टू इंटरफेयर इन द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द इंडियंस लेड टू वाइड स्प्रेड फियर अमंग्स द मासेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिशर्स क्या हैं, क्रिश्चियन है, राइट, वेस्टर्न संस्कृति है, राइट। वेस्टर्न संस्कृति में क्या है, कपड़े के पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, लैंग्वेज, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, क्योंकि सबके कल्चर अलग है। तो उनका क्या था, वो तो वेस्टर्न कल्चर है ना काइंड ऑफ। तो इसलिए ना क्या हुआ, इंडियन वाले जो बिलीव्स थे, जो हमारे पंडित जी लोग हैं, हमारे बंगाली पंडित हैं, हमारे अदर शूद्र हो गए या वैदिक कल्चर वाले हो गए, जितने भी लोग रिलीजियसली बिलीव करते थे, उनको तो थोड़ा सा धचका लग गया भाई, ऐसे हो गए ओ माय गॉड, अब वेस्टर्न संस्कृति आएगी, अब जीन्स पहन के लोग चलेंगे, साड़ियां नहीं पहनेंगे तो कैसे चलेगा। सो रिलीजियस बिलीफ वाला जो मास पे इम्पैक्ट पड़ गया, जो रिलीजियस बिलीफ था उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा था, लोग परेशान हो रहे थे कि ऐसे कैसे चलेगा, अब ऐसे बताइए इस तरीके से घूमेंगे। बिकॉज ब्रिटिशर्स में क्या था कि जो लेडीज होती थी वो थोड़ा फ्री होती थी, पढ़ती थी, गाउन पहनती थी। हमारे यहाँ पे उतना नहीं था, लेडीज को थोड़ा सा दबा के रखा जाता था, प्लस हमारे यहाँ वैदिक एजुकेशन होती थी और कपड़ों में साड़ियाँ चलती थी कॉटन की। तो इसलिए ये सारी चीजें क्या हुई, थोड़ी सी यहाँ पर ऐसे लड़ाई का मुद्दा बन गई, ठीक है। अदर देन दैट क्या हुआ, मिशनरीज वो हुए जो वहां से आए थे ब्रिटिशर्स से। मिशनरीज मतलब क्रिश्चियनिटी को जो पूरी तरह से स्प्रेड करते हैं वो होते हैं क्या, मिशनरीज, ठीक है, वेरी सॉरी। मिशनरीज जो हैं हु वर स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड क्रिश्चियनिटी, ठीक है। अब वो भाई आए, ठीक है, अब उनका क्या कहना है कि चलो पहली बात तो तुम लोग इंग्लिश बोलना सीखो क्योंकि तुम लोग डफर हो, उनका ये मानना है। दूसरा उनका क्या हो गया कि देखो ये जो क्रिश्चियनिटी है, जो हमारा क्रिश्चियन धर्म है, वो प्योर है, हॉलिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा हॉली है, और जो आपके धर्म और बिलीफ है वो सही नहीं है। तो दैट्स वाई क्या हुआ कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को वहां पर ये पूरी तरह से प्रचार प्रसार करने लगे, इतना ज्यादा स्प्रेड करने लगे। सो इट कॉजेज व्हाट, इट अपसेट द मासेस, अपसेट कर दिया इन्होंने, बहुत सारे इंडियंस को हर्ट कर दिया रिलीजियसली, ओके। नेक्स्ट आपका क्या था, ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसीज, ओके। तो ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसीज में क्या हो रहा था कि वो क्या कर रहे थे, टैक्स बढ़ा रहे थे, लैंड रेवेन्यू टैक्स बढ़ा रहे थे, जहां भी लैंड ले रहे हैं उनका टैक्स ले रहे हैं कि भाई इतना इतना टैक्स दो हमें, अननेसेसरी।
नहीं भी आपका फ्रूटफुल है आपका एग्रीकल्चर, तो भी उनको टैक्स चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंडियन सोसाइटी परेशान हो रही थी। ठीक है, अदर देन दैट क्या हुआ, द ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स, एबोलिशन ऑफ सती 1829 एंड लेजिस्लेशन ऑफ विडो रीमैरिज 1856, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे हैं, इनका सुनिएगा कॉन्सेप्ट, मैं बताती हूँ कैसे होता था ये। तो हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म किए, दो रिफॉर्म किए, विच वॉज वेरी गुड, आई बिलीव विच वॉज वेरी गुड, और आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ ये रिफॉर्म बहुत अच्छे थे। रिफॉर्म क्या था, पहला था एबॉलिशन ऑफ सती 1829, यानी कि सती को एबॉलिश करना। सती में होता क्या था, सती में होता ये था कि अगर कोई भी लेडी, एक तो पहले बाल विवाह होते थे ना, छोटी एज में हो गई शादी या कुछ भी कभी भी, उसके बाद अगर हस्बैंड ही डाइड तो साथ में लड़की को क्या किया जाता था कि चिता पे बिठाया जाता था, और उसका पूरा एक रिचुअल होता था। वो क्या करते थे, लड़की को पहले से ही बहुत सारा नशा करा देना, अल्कोहल से रिलेटेड चीजें दे देना, सो दैट वो अपने सेंस में ही ना रहे, वो पागल सी हो जाए, वो सेंस में ही ना रहे, उसे पता ही ना चले कि उसके साथ होने क्या वाला है। तो जहां पर उसके हस्बैंड को चिता पर रखा जाता था, उसी पर उस लेडी को या उस लड़की को भी रख दिया जाता था। एंड प्लस ये लोग क्या करते थे कि ढेर सारा घी डाल देते थे। घी से क्या होता है, स्मोक क्रिएट होता है, सो दैट जब वो इंसान जो जिंदा है वो नशे में है ठीक है, लेकिन जब वो जलेगा तो लोग देख नहीं पाएंगे, वो डरावना होगा बहुत, इसलिए घी डाल देते थे सो दैट स्मोक क्रिएट हो जाए। तो ये सब पूरा प्रोसेस था सती का, जो कि बहुत ही फियरफुल था और जिसे फॉलो करना बिल्कुल अननेसेसरी था। तो आई बिलीव ब्रिटिशर्स ने ये चीज बहुत अच्छा रिफॉर्म दिया कि एबोलिशन ऑफ सती किया 1829 में, विच वॉज गुड, विच वॉज रियली गुड। लेकिन क्या होता है ना कि पेट्रियार्टिकल सोसाइटी में उनको क्या होता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, एक लेडी को साथ में ही मर जाना चाहिए, ऐसा वाला उनका कॉन्सेप्ट। भाई जो अब पुराने कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, एक और बात ऐसी निकल के आई विच आई फाइंड वेरी गुड, और आपको भी अच्छी लगेगी, आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग बहुत सही है। वो थी लेजिस्लेशन ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट 1856, यानी कि जो विधवाएं थी अब उन्हें भी शादी करने का हक मिल गया था। भाई एक तो छोटी उम्र में शादी कर दे रहे हैं, अब अगर उनका पति बूढ़ा है, वो मर गया है, तो उसकी तो पूरी एज बची हुई है, तो उसे तो शादी करके उसको अपना एक जीवन तो बिताना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गंदा व्यवहार होता था। होता क्या था, जो विधवाएं होती थी उनको एकदम अनटच्ड प्रॉपर्टी की तरह रखा जाता था, बाल्ड रखा जाता था, फूड की चीजें जो होती थी वो डिफरेंट होती थी, कलर्ड कपड़े आप नहीं छू सकते हो, आप पहन नहीं सकते हो, उनको एक तरीके से मतलब अपशगुन, आप समझते हैं, अपशगुन माना जाता था, कहीं वो जा नहीं सकते, उनकी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती थी। इसलिए तो एक एक्ट ये लाया, कौन सा, विडो रीमैरिज एक्ट, विच इज वेरी गुड। ठीक है, बट अगेन द ऑर्थोडॉक्स पीपल, जो कंजर्वेटिव पीपल थे, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। तो ये है आपका सोशल और रिलीजियस कॉज। मजा आया सुन के? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था आपका ब्रिटिश लुक डाउन ऑन द इंडियंस एंड लाफ्ड एट देयर कस्टम्स। तो भाई वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उनको तो यही था ना, हम वाइट है, हम वाइट है, आप ब्लैक हो, आप ब्राउन हो, और आप हम पर बर्डन हो, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको क्रिश्चियनिटी नहीं आती है, सो यू पीपल आर बर्डन ऑन अस। उनकी चीजों का मजाक उड़ाना, यू पीपल आर इलिटरेट, दैट वाज फीलिंग। और इंडियंस ने मान लिया कि यस यू आर माई बाप। तो ये सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, ये देखिए, तो जब ये लोग क्या कर रहे थे कि हमारी चीजों पर लाफ कर रहे थे, हमारे कस्टम्स पर, ठीक है, मतलब आ रहे हैं, बात बात कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो ये पिक्चर देखिए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड इनको ये है कि भैया इनकी क्रिश्चियनिटी बदलो, इनके ऊपर बहुत सारे एक्ट लगाओ, सती यती सब लगा दो, और ओवरसीज एक्ट लगा दो, इनको किसी तरह डिस्ट्रॉय करके बस अपना गुलाम बना के रखना है। बट क्या हो गया, ये जो ऑर्थोडॉक्स और जो मिलिट्री थी, जो सोशल रिलीजियस कॉजेज हो रहे थे, जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो आर्मी परेशान थी, वो सब तैयार हो गई थी। ये देख रहे हैं पटाखा लेके, ये सब तैयार है बम लेके कि भाई अब नहीं, अब तो वॉर होके रहेगी, अब हम नहीं सुनने वाले हैं, अब हमको वॉर करनी ही करनी पड़ेगी, बिकॉज इनका ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से वॉर स्टार्ट हो गई थी। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टॉप करूंगी क्या? अरे भैया
बीच में कट हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इवन द पॉजिटिव वर्क्स ऑफ द ब्रिटिश लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज वाज मिस इंटरप्रिटेटेड। मतलब क्या हुआ, 1853 में रेलवे आ गई थी, यू नो दैट 1853 में जब रेलवे आ गई तो ये था ब्रिटिशर्स का कि हाँ हम रेलवेज ले आते सो दैट हमको ईज हो जाए, लेकिन उसका भी कॉन्सेप्ट इंडियंस ने गलत लगा लिया। उसमें क्या हो गया, जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स को ऐसे हो गया अब हम शूद्रों के साथ बैठ करके ट्रैवल करेंगे, अब जो SC ST है वो हमारे साथ बैठेगा, उस वजह से और लड़ाई हो गई। अब उनको हो गया कि ये देखो ये ऐसी चीज चला दी है इन्होंने कि अब हमको इनके साथ बैठना पड़ रहा है। तो थोड़ा तो इंडियंस का भी वहां पे माइंडसेट थोड़ा ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव होने की वजह से तो ये एक रीजन सोशल रिलीजियस का बन गया, ठीक है। अदर देन दैट क्या हुआ कि टेम्पल्स और मॉस्क पर क्या कर दिया इन्होंने, टैक्स लगा दिया। क्यों? क्योंकि इनको था कि भाई क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करो, क्रिश्चियनिटी प्रमोट करो, और ये जो मॉस्क और मदरसे और ये जो मंदिरों और वैदिक कल्चर वाली पढ़ाई है इसको बंद करो। इनके हिसाब से जो इंग्लिश की पढ़ाई है, जो क्रिश्चियनिटी की पढ़ाई है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो काम की है, ये जो तुम लोग पढ़ रहे हो वो मस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। आज दुनिया में ऋग्वेदिक से लेकर हर उपनिषद और पुराण सब चीजें पढ़ी जाती हैं, और आपका महाभारत सबसे बड़ा काव्य है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये एक जनरल अवेयरनेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था। इसी तरीके के कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, जैसे कि गुरुकुल जो आपने सुने होंगे, उनको क्या कर रहे थे ये लोग, और ये जो मदरसा जो आपके मुस्लिम्स की एजुकेशन के लिए थे, इनको रिड्यूस कर रहे थे और इंग्लिश स्कूल इसकी जगह बनाए जा रहे थे। उनको था कि इंग्लिश स्कूल बना दो। क्यों? क्योंकि अब हम आ गए हैं, हमें चाहिए अपने अकॉर्डिंग के लोग हमारी तरह बात कर पाए, हमारी इंग्लिश एटलीस्ट समझ पाए। उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहते थे वो, लेकिन वो चाहते थे कि थोड़ा सा तो मतलब पढ़ लिख लें सो दैट हम उनसे कुछ कम्युनिकेट कर सके, बस उसके लिए। उनको ये बिल्कुल नहीं चाहिए था लेकिन कि हमारे यहाँ तक आ जाए कोई इंडियन यहाँ तक नहीं पहुंचना चाहिए, बस थोड़ा बहुत उसे आना चाहिए सो दैट वी कैन कम्युनिकेट, और ज्यादा हम उनको परेशान कर लें बस इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, पॉलिटिकल कॉजेस, ठीक है। पॉलिटिकल कॉजेस में क्या था, आपको मैंने ऑलरेडी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंसेस बता चुकी हूं, बट फिर से बताती हूँ। लॉर्ड डलहौजी, पॉलिटिकल कॉजेस में क्या था, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी एक पॉलिसी चलाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, ठीक है। इन्होंने क्या कह दिया, ये बहुत ही ज्यादा मतलब इतनी खराब सी पॉलिसी इन्होंने लेकर के आई। इन्होंने कह दिया कि भैया आपका नेचुरल बर्थ वाला बच्चा है तो ठीक है, नहीं तो आपका जो भी किंगडम है वो हम एक्वायर कर लेंगे, आपको वहां पर एम्पायरमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। जो इनका सिंपल सा ये इन्होंने पॉलिसी लगा दी, और भाई कोई इसके खिलाफ लड़ ही नहीं पाया, या तो फिर वॉर करो जस्ट लाइक झांसी की रानी। तो उन्होंने वॉर किया था, इसलिए वॉर किया उन्होंने, क्योंकि उनको था कि भाई हमको इसके खिलाफ लड़ना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में उन्होंने झांसी को ले लिया था, तो उनको था कि मैं लड़ूंगी, या तो आप वॉर करो, और वॉर करके या तो आप हार जाओगे या तो जीत जाओगे, जैसा भी होगा। तो ये चीज यहाँ पर थी। उसके बाद क्या हुआ था, द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट पेंशन टू नाना साहेब। नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, उनको पेंशन देने से मना कर दिया कि उन्होंने कह दिया भैया आप तो अडॉप्टेड हो, हम क्यों दें आपको पेंशन, आप अपना देखो, अपना काम करो, मेरे से मतलब नहीं है। तो जिस वजह से उनकी जो आर्मी थी, उनके जो लोग थे, वो सब भी हर्ट हो गए थे, वो भी तैयार हो गए थे कि अब हम लड़ाई करेंगे। और नाना साहब कहाँ से लड़े थे, कानपुर से लड़े थे, राइट, कानपुर से लड़े थे वो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, और क्या क्या चीजें हुई यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ चीजें हुई ये कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया यहाँ पर, ये जो हमारे बहादुर शाह थे जो कि दिल्ली में उस समय एम्पायर कर रहे थे, दिल्ली के जो सक्सेसर थे, उनको सक्सेसर मानने से ही मना कर दिया। उन्होंने कह दिया नहीं नहीं आप सक्सेसर नहीं हो और आपके बच्चे भी नहीं है। उनको क्या बोला कि आप जाइए यहाँ से, निकलिए, और ये जो सुल्तान का टाइटल है वो भी उनसे छीन लिया गया। तो भाई दिल्ली में भी अब हलचल मच गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो इतने दिनों से मुगल अंपायर के जो सक्सेसर चले आ रहे थे, उनको हुआ कि भाई हमें भी हटाए देने हैं अब तो ये, ठीक है। तो ये भी अगेंस्ट हो गए, यहाँ से भी बहुत सारी मेजोरिटी निकल के आ गई, बहुत सारी फोर्स निकल के आ गई कि अब हम लड़ेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये जो कि लखनऊ से बेगम हजरत महल भी कर रही थी। और अवध में क्या हुआ, अवध में इन्होंने इलीगली, ब्रिटिशर्स ने इलीगली उनको बोल दिया कि देखिए आपके जो राजा हैं, आपके जो किंग हैं, वो बहुत अच्छा रूल नहीं कर रहे हैं। जस्ट लाइक दैट उन्होंने कुछ भी दिखा करके, कोई भी पेपर्स दिखा करके कि वो लोग ना अच्छा रूल नहीं कर रहे हैं, उन पे इल्जाम लगा करके, कुछ कुछ ब्लेम करके, एंड ही सेड कि बस अवध हम एक्वायर कर रहे हैं और आज से एडमिनिस्ट्रेशन मैं चलाऊंगा, ना कि आप।
इस वजह से वहां के जो लोग थे, वहां के जो पीपल थे, जो इतने दिनों से अवध के राजा को मान रहे थे, अवध के बादशाह को मान रहे थे, वो सब हर्ट हो गए, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए कि ऐसे कैसे आपने हमारे किंग को ऐसे सेपरेट कर दिया, और वो भी इलीगली, इतने सारी चीजें उन पर इल्जाम लगा करके ऐसा कैसे कर दिया। तो इसलिए सेंटिमेंट्स और हर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो रीजन है आपका, वो है द इंडियन प्रिफर्स बीइंग रूल्ड बाय इंडियन रूलर्स who at least understood them rather than by the British who did not make any effort to mix with Indians। तो इंडियंस को ये था कि भाई इंडियन रूल करे तो ठीक है, लेकिन अब ब्रिटिशर्स रूल करने लग जाएंगे तो हम टॉलरेट नहीं करने वाले, सो दैट वी विल फाइट। ओके, तो अभी इसके कुछ और कॉजेज बाकी हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी आपको। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच।